हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज वीडियो नंबर 14। इससे पहले 13 आई थी और उससे पहले 12 आई थी, तो आपने सभी वीडियो देखी होगी। मैं फिर से आपको बता दूं, ये वीडियोस हमारी होती है हिमाचल प्रदेश में आने वाले सभी एग्जाम्स को लेकर के, जिसमें मैथ्स पूछा जाता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम जिसमें इस लेवल तक का मैथ्स पूछा जाता है। यहाँ पर कोशिश रहती है कि आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर होता हुए चले। कुछ चैप्टर्स हर सीरीज में रह जाते हैं, तो वो जैसे पिछले वाले वीडियोस में इस वाले चैप्टर से कम क्वेश्चन होंगे, इस वाले में ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें नहीं होंगे, वो अगले वाले में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका रिवीजन चलता रहेगा। आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि लास्ट में आपको वीडियो कैसी लगी है, और अच्छी लगेगी तो आप इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, तो आपकी तैयारी कैसे चली है, इस चीज को आप कैसे चेक करेंगे। पहले क्वेश्चन करने से पहले खुद करेंगे उसको, फिर उसका सोल्यूशन आप यहाँ पे देख लेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कोई भी डाउट वहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। यानी कि क्वेश्चन में कहा है कि 1000 में मैं कितना ऐड करूं जिससे कि जो आंसर आए, 1000 में मुझे कुछ ऐड करना है जिससे कि ये जो आंसर आए वो 45 से डिवाइड हो जाए। और ध्यान रखेंगे इसमें बोला गया है स्मॉलेस्ट बताना है। हम यहाँ पे ऑप्शन से भी देख सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं देखेंगे, तरीका क्या होगा, आप देखेंगे 45 तो हमारा एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 45 से डिवाइड करके तो हम नहीं देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल में हमने देखा है कि 45 को डिवाइड करने का मतलब होता है कि नंबर 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। 45 से वही नंबर डिवाइड होंगे जो 5 और 9 दोनों से जब डिवाइड होंगे, वही नंबर हमारा 45 से डिवाइड होगा। तो हम देखेंगे यहां पर ऐसी नंबर मुझे जोड़नी पड़ेगी जो 5 से डिवाइड हो। आप कहेंगे चाहे सबसे छोटा नंबर मैं लेके देखता हूं, अगर मैं इसमें 20 ऐड करता हूं तो नंबर बन जाएगा 1020। अच्छा, सबसे छोटा पूछे ना, 10 लेके देखते हैं। तो 10 में जब इसमें ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 1010। ठीक है भाई, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होता है? 5 से तो होता है, 9 से नहीं होता है, क्योंकि इसका डिजिट का सम कितना आएगा? 9 आना चाहिए। 9 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसका डिजिट का सम 9 से डिवाइड होने चाहिए। तो ऑप्शन से ना, जब आप 20 लिखेंगे तब भी इसका डिजिट का सम 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन से हमारा जो आंसर होगा वो 35 होगा, क्योंकि जब मैं इसको ऐड करूंगा ये 1035 हो जाएगा। 1035 नंबर 5 से भी डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में 5 है, और ये नंबर 9 से भी डिवाइड होता है क्योंकि डिजिट का सम 5 और 3 8 और एक 9 आया है, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 5 और 9 दोनों से डिवाइड होता है मतलब नंबर 45 से भी डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हमें 1000 में 35 ऐड करना चाहिए था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू हो रहा है। आप में से कोई भी, आपका कोई भी दोस्त, आपका कोई भी रिलेटिव, पड़ोसी, कई बार पड़ोसी की भी मदद कर देनी चाहिए। आपका कोई भी पड़ोसी, आपका कोई भी प्रिय अगर बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, तो इसके लिए डेमो क्लासेस शुरू हो गई है। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9816064475। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दी जाएगी। 3 दिन तक आपको डेमो क्लासेस मिलेगी, उसमें आप आराम से बैठ के देख सकते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें कहा गया कि इस नंबर में 48327 और ये खाली जगह है यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए जिससे कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाई 11 हो जाए। तो हम कहेंगे, नंबर देख लेते हैं, 48327, यहाँ पर है खाली जगह और ये है 8। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। 11 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल में हमने एक तरीका देखा था, और वो तरीका होता है ऑल्टरनेट वाला। यानी कि अगर मैं इसमें इसको जोड़ता हूं, फिर इसमें इसको जोड़ता हूं, फिर इसमें इसको जोड़ता हूं, तो जोड़ करके कितना आएगा? 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। इनका तो सम आ गया है कितना? 22। फिर हम देखेंगे नीचे वालों को जोड़ लेंगे। 2 में जोड़ूंगा कितना? ये इसको तो जोड़ नहीं सकता कुछ, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो 2 में भी कितना जोड़ दूंगा? 8। यानी कि नीचे जो सम आया है 8 और 2 10, 10 में इस खाली जगह भी मैं जोड़ूंगा, क्योंकि ये भी तो एक नंबर होगा ना कुछ तो होगा। तो 8 और 2 10 और ये जोड़ दिया, तो इसका और इसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए।
अगर मुझे इसका और इसका अंतर 0 करना है तो इसको 22 बनाना पड़ेगा, और 22 बनाने के लिए इसको मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 12। जबकि इसकी जगह पे मैं 12 नहीं लिख सकता, इसकी जगह पे एक ही डिजिट आना चाहिए। तो मैं कहूंगा फिर एक काम करते हैं, इसका और इसका अंतर 11 बना लेते हैं। अगर इसका और इसका अंतर 11 बनाना है तो इसको मुझे 11 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 22 और 11 का अंतर 11 जाएगा और वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है कि इसकी जगह पे क्या लिखूं, तो 10 में कितना जोड़ना चाहिए जिससे कि 11 बनेगा, तो आपका आंसर होगा 1। तो खाली जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आप चाहे तो ऑप्शन से करके देख सकते हैं। यहां पर कैसे करके देख सकते हैं, अगर मैं खाली जगह पे 1 लिख देता हूं तो आपने देखा 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22। जब इनको जोड़ूंगा 1 और 2 3 और 8 11, तो इसका और इसका डिफरेंस 11 आया है और ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता क्या होना चाहिए, कुछ नहीं पता होना चाहिए, आपको बस 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 टू 68। जब हम क्लास में प्राइम नंबर्स पढ़ते हैं तो प्राइम नंबर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बता दें कि प्राइम नंबर क्या होता है। मिनिमम टू मिनिमम आपको 100 तक सभी प्राइम नंबर्स के बारे में पता होने चाहिए, उनकी काउंटिंग भी पता होनी चाहिए। तो कमेंट करके बताएंगे कि 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तब तक मैं आपको क्वेश्चन का बताता हूं। इसने कहा कि 58 और 68 के बीच सभी प्राइम नंबर्स का सम कितना होगा। तो 58 के बाद जो पहला प्राइम नंबर आता है वो आता है 59, फिर उसके बाद आता है 61 और फिर उसके बाद आएगा 67। इनको जोड़ना है। जब इनको जोड़ूंगा लास्ट में 7 आया है, इसी नंबर के लास्ट में 7 है। आप चाहे तो पूरा नंबर जोड़ सकते हैं, 187 आएगा। लेकिन एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, इनको आपको याद भी रखना है। यहां पे लिख देता हूं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, उसके बाद होता है 13। 13 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 19, 19 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आएगा 29, फिर आएगा कितना 31, 31 के बाद कितना आएगा 37 आएगा, फिर कितना आएगा 41 आएगा, फिर 43 आएगा और फिर 47 आएगा, फिर आएगा 53 और 59 आएगा, फिर आएगा 61, फिर आएगा 67। ठीक है, फिर आएगा 71, फिर आएगा 73 और फिर आएगा 79, फिर आएगा कितना, फिर आएगा 83 और 89 आएगा और फिर आएगा 97। ये होते हैं 1 से लेकर के 100 तक के 25 प्राइम नंबर। काउंटिंग करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से लेकर के 25 तक, 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, जो कि ये होते हैं और आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है कि 58 और 68 के बीच में कितने होंगे, तो 58 का मतलब होगा हमारे यहां से लेकर के यहां तक के इसने जो प्राइम नंबर है इनका सम पूछा है, तो आंसर होगा 187। जब पता होगा तभी सम कर पाएंगे, बाकी नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा कि एक मिस्त्री है, एक पर्सन है, एक मैसन है जो काम करते हैं 70 घंटे में किसी दीवार को बना सकता है। 7 घंटे उसने 7 घंटे के बाद वो ब्रेक ले लेता है। मतलब 70 घंटे में काम कर सकता है, पूरी दीवार बना सकता है 70 घंटे में। अभी उसने सिर्फ 7 घंटे काम किया है और बैठ गया करके, और अब सोच रहे हैं कि कितना काम बाकी है। तो आप कहेंगे उसने 70 में से 7 घंटे काम किया है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, 70 में से कितना किया है, 7 किया है। जैसे हम नंबर लिखते हैं ना कि 70 में से कितने आए हैं, 7 आए हैं। नीचे टोटल लिखा जाएगा, ऊपर जो हुआ है काम वो लिखा जाएगा। तो यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 7/10 का मतलब, तो 7 से अगर मैं काटूंगा ये कह सकता हूं कि 1/10 हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी कि 10 यूनिट में से सिर्फ एक काम हुआ है, तो बचा कितना होगा। तो आप कहेंगे जब 1/10 हुआ है, 10 में से एक हुआ है, तो बच गया होगा 9/10। 10 में से अगर उसने एक काम कर दिया है तो बचा है 9/10, और 9/10 को मैं लिख सकता हूं 0.9। ऑप्शन की डिमांड को देखते हुए मुझे ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करना पड़ेगा, नहीं तो इसका आंसर होना चाहिए था 9/10। ये इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होती। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाएंगे हम 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में कहा गया कि एक निश्चित राशि 8 वर्षों के लिए
5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 840 है। यानी कि मैंने किसी को कुछ पैसा दिया, किस रेट पे दिया? 5% के रेट पे दिया, 8 साल के लिए दिया, और वो मुझे ब्याज दे रहा है 840। ठीक है, मैंने किसी को कुछ पैसा दिया, 5% प्रति वर्ष का मतलब होता है 1 साल में वो मुझे 5% ब्याज देगा। मैंने उसको 8 साल के लिए ब्याज दिया, तो मतलब ये हुआ कि उसने मुझे 40% का ब्याज दिया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर 5% 1 साल का ब्याज लगता है तो 8 साल में 40% ब्याज उसने मुझे दिया है। आगे क्या कहता है? वह ब्याज दर क्या होगी, यानी कि आपको ब्याज की दर बतानी है जिस पर 5 वर्षों के बाद उसी राशि पर उतना ही ब्याज प्राप्त किया जा सके। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं उतना ही पैसा उसको फिर से उधार दूं, उतना ही पैसा उधार दूं और वो मुझे उतना ही ब्याज दे 5 साल में, 5 साल में, तो कितने प्रतिशत दर पर मुझे देना चाहिए? तो अगर मैं उसको उतना ही पैसा दे रहा हूं और उतना ही मैं ब्याज चाहता हूं, मतलब मुझे फिर से उससे 40% ही ब्याज चाहिए। बात समझ रहे होगे नहीं? क्योंकि पहले उसने कितना दिया है? 8 साल तक 5% दिया, मतलब 40% दिया है। अब वो कह रहा है कि मैं 5 साल के लिए देना चाहता हूं, तो भाई 8% दे दो। क्योंकि क्योंकि ब्याज सेम चाहिए, तो 8 वर्षों के लिए जब आप 5% ब्याज देते हैं तो उतना ही ब्याज चाहिए। लेकिन अब की बार वर्ष कितने हैं? 5, तो आपको दर 8% करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्याज सेम चाहिए ना आपको। तो आपको 8% पर टिक करना है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्याज हमें उतना ही चाहिए। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आंसर आएगा 8%, क्योंकि दोनों तरफ से ब्याज उतना ही चाहिए और पैसा भी उतना ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी कोण का पूरक, पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री को ध्यान रखेंगे, जब दो एंगल्स का सम, जैसे दो एंगल है x प्लस वाई, अगर इनका सम 90 डिग्री हो जाता है, इसको बोला जाता है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और यदि उन्हीं दो एंगल्स का सम हो जाए 180, उनको बोलते हैं कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, समपूरक है। एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। पूरक का मतलब 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री है। समपूरक का मतलब 180 डिग्री होता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने एक नंबर दे दिया आपको 30 डिग्री, तो आप कहेंगे इसका पूरक कोण कितना होगा? तो आप कहेंगे 30 हमारे पास है, इसको जोड़ करके 90 आना चाहिए, तो मैं कहूंगा इसका जो पूरक कोण है वो कितना होगा? 60 होगा। किसी भी एंगल का पूरक कोण क्या होता है? 90 में से माइनस कर दूंगा। देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो इस 30 को इधर 90 में जाके माइनस कर दो, तो ये इसका पूरक कोण आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 30 डिग्री है और मुझे समपूरक चाहिए, तो समपूरक चाहिए तो इनका योग 180 होना चाहिए, मतलब इसको 180 में से घटा दूंगा। ठीक है, तो यहां पे मेन जो कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर आपको पूरक कोण चाहिए, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है, वो आपको क्या करना है? 90 में से माइनस कर देंगे, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर समपूरक चाहिए यानी कि सप्लीमेंट्री चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसमें 180 में से उस वाले एंगल को माइनस कर देंगे, तो वो उसका जो एंगल आएगा वो आ जाएगा उसका सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है किसी कोण का पूरक कोण, मान लीजिए ये, यानी कि 90 माइनस जो थीटा है वो किसके बराबर है? उसके संपूरक कोण का 1/4 है, यानी कि 1/4 किसका? संपूरक का। तो संपूरक तो 180 माइनस थीटा होता है। बोलते हैं हाँ यही होता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे एक बार फिर से, किसी कोण का, किसी कोण का मतलब कोई भी एंगल है, मैंने उसको मान लिया थीटा, तो किसी कोण का पूरक कोण जो है, ये पूरक कोण जो है, ये उसी एंगल के संपूरक कोण का 1/4 है। तो इस 4 को मैं इधर ला के मल्टीप्लाई करूंगा, ये 360 माइनस 4 थीटा हो जाएगा, बराबर 180 माइनस थीटा। 180 को इधर लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा, 4 थीटा को इधर लेके आऊंगा प्लस हो जाएगा। जब ये 4 थीटा इधर आके प्लस होगा, 4 थीटा में से 1 थीटा माइनस होकर के बचेगा 3 थीटा। 180 उधर जाकर के माइनस होगा 360 में से, तो 180 बचेगा। तो थीटा हमारा हो जाएगा 180 डिवाइड में 3, यानी कि 60 डिग्री। तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कि वो एंगल हमारा कितना था? वो था हमारा 60 डिग्री।
तो उसने ये पूछा है कि वह कोण बताइए, तो हम कहेंगे वह कोण 100 वह कोण जो है वो एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। फिर से कह रहा हूं, पूरा कोण ये होता है, समपूरक कोण ये होता है। तो क्वेश्चन में कहा कि पूरक कोण जो है समपूरक कोण का 1/4, 1/4 मतलब 1/4 है। तो आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि समतल जमीन पर हम एक जमीन बनाते हैं। ये हमने एक जमीन बना दी, यहां पर एक समतल जमीन मैंने बनाई, और हम इसको समतल अगर बनाना पड़ रहा है ना, तो हम इसको समतल को थोड़ा ठीक से बनाएंगे। ये मैंने एक समतल जमीन बनाई भाई यहाँ पर, ठीक है। लग रही है आपको समतल के नहीं? नहीं लग रही है तो हम लगाएंगे आगे। ये मैंने एक समतल जमीन बनाई भाई, ठीक है। यहां से मुझे तो ऐसे दिख रहा है, समतल लग रही है आपको कि नहीं? इसने कहा क्या, 7 मीटर और 12 मीटर ऊंचे दो खंबे खड़े हैं। यहां पर एक मैंने 7 मीटर का एक खंबा बना दिया ये, और एक मैंने बना दिया यहां पर 12 मीटर का एक खंबा बना दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। खंबा आपको लग रहा होगा यहाँ पे, यानी कि इसकी ऊंचाई है 7 मीटर और इसकी ऊंचाई है 12 मीटर। ये आपको दिख रहा है प्रॉपर कि नहीं दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है आपको, ठीक है भाई। इसने कहा कि यदि उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो 12 मीटर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा कि उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। सिरों के बीच की दूरी का मतलब क्या होगा? सिरों के बीच की दूरी का मतलब होगा कि ये वाली दूरी कितनी होगी, यहां से लेकर के यहां तक ये कितनी होगी। तो आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीब सी लग रही है भाई, ये तो बड़ी अजीब सी लग रही है। मैंने कहा अजीब लग रही है तो क्या करें, करना तो पड़ेगा, है कि नहीं? कैसे करेंगे? अगर मैं इस लाइन से इस लाइन को यहां पे मिला देता हूं, तो आप बस ये बता देंगे कि ये कितना होगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहां से यहां तक अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ये 12 होगा कि नहीं होगा? अगर ये यहां से यहां तक 7 है तो ये यहां से यहां तक भी 7 होगा। लेकिन ये तो पूरा 12 था, तो इसका मतलब ऊपर जो बचा है ये 5 बचा है यहां से। तो ये आपको जो व्हाइट वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला व्हाइट वाला, इस व्हाइट वाले में हमें हाइपोटेनस बतानी है। ये 90 डिग्री कोण है। 90 डिग्री कोण के सामने होता है कर्ण, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। और कर्ण लगा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो मतलब आपने सही से राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पढ़ा है, क्योंकि वहां पे हम पढ़ते हैं कि हमारी एक बहुत अच्छी ट्रिपलेट होती है। अगर एक साइड 5 है, ये वाली साइड 12 है, तो ये वाली साइड 13 होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस को अगर लगाना है तो इसको h मान लेंगे, और आप कहेंगे कि h का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। जब इनको जोड़ेंगे 169 आएगा, और 169 13 का स्क्वायर ही होता है। लेकिन याद रखना है आपको, 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट होती है, 5 12 13 ये एक दूसरी ट्रिपलेट होती है, और 7 24 और 25 ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है। और भी हो सकती है। इस पूरी ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो एक नई ट्रिपलेट भी हमारी बन जाती है। तो ऐसी दुनिया में बहुत सारी ट्रिपलेट्स हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पाइथागोरस थ्योरम भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा कि राम से 1.7, मान लीजिए यहां पर राम खड़ा है भाई, यहां पर कौन खड़ा है? राम खड़े हैं, राम। और यहां से कितनी दूर? 1.7 किलोमीटर दूर। यहां से 1.7 किलोमीटर दूर एक बंदूक चलाई जाती है, बंदूक चलाई जाती है। ठीक है, मतलब एक बंदूक चली, और उसकी यहां से जो बंदूक चली यहां पर ऐसे, ये बंदूक चली है भाई यहां पर, यहां से उसे 25 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है। जैसे यहां पे विस्फोट हुआ तो 25 सेकंड बाद यहां पर राम को आवाज सुनाई दी है। मतलब साउंड को यहां से यहां तक आने में 25 सेकंड लगते हैं। क्वेश्चन में कहा कि जो आवाज है, जो ध्वनि है, उसकी गति कितनी होगी। किसी भी चीज की आपको गति या चाल निकालनी होती है तो आप कहेंगे हमें दूरी बटे में समय करना होता है। ये आपको पता ही है, दूरी बटे में समय। तो कर देते हैं भाई। यहां से यहां की दूरी अगर साउंड ने, ध्वनि ने अगर तय की है, तो उसकी जो चाल होगी हम कहेंगे कितनी है भाई। आप कहेंगे यहां से यहां इतने किलोमीटर है और उसको 25 सेकंड लगे हैं।
तो 25 सेकंड लगने का मतलब फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, क्योंकि ये टाइम सेकंड में है और जो दूरी है वो किलोमीटर में है। हमें फॉर्मूला तभी लगता है कि या तो हमारी जो दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए, और जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, और समय सेकंड में होना चाहिए। या तो ये लगाते हैं, या फिर हम कहेंगे कि या तो दूरी हमारी किलोमीटर में हो तो हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, और टाइम हमारा आवर्स में होना चाहिए। इन दोनों में से ही कोई एक लगेगा, मिक्स नहीं होते हैं ये वाला, ये आपको सबको भली बात ही पता ही है। तो फिर क्या करें भाई, तो आप क्या करेंगे, हम करेंगे इसको इसको मीटर में लिख देता हूं, 1700 मीटर हो जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 से गुणा करूंगा तो 1700 मीटर, तो दूरी लिखेंगे 1700 मीटर, चाल कितनी है 25, 25 आ जाएगी। तो इसको जब आप भाग करेंगे, इसको मैं 17 × 100 लिख सकता हूं ना, तो 25 से कट जाएगा 4 बार, 17 × 4 68 मीटर प्रति सेकंड, 68 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। कभी भी किसी भी चीज की गति या चाल निकालनी हो, दूरी बटे में समय करना है। ध्यान रखेंगे, दूरी हमारी अगर मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए, और अगर दूरी किलोमीटर में होगी, अगर दूरी किलोमीटर में होगी तो हमें समय आवर्स में लेना पड़ेगा। अगर चाल बड़ी है तो समय भी बड़ा, चाल छोटा है तो समय भी छोटा। ठीक है, इसको मिक्स नहीं कर सकते आपने, तो आंसर आपका उल्टा पुल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा कि जब सुबह 6:30 बजे हो तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना एंगल होगा। तो आपको लगेगा 6:30 बजे तो बिल्कुल सीधी होगी, ऐसा नहीं होता है। कभी भी किसी भी एंगल को, कभी भी किसी भी टाइम का आपको एंगल निकालना हो तो एंगल का फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। ध्यान रखेंगे, 30h माइनस 11/2m, जहां पर h का मतलब है, जब आपको टाइम दिया गया है ना, टाइम, तो ये होते हैं h का मतलब आवर्स, और ये काम करते हैं m का मतलब है मिनट। जो आपको टाइम दिया गया 6:30, तो 6 घंटे और 30 मिनट है, तो h की जगह क्या लिखा जाएगा, h की जगह लिखा जाएगा 6, तो 30 × 6 और -11/2 m की जगह लिखा जाएगा 30। 6 में 30 की गुणा करूंगा तो 180, माइनस करूंगा 2 से 15 कट जाएगा, 15 में 11 गणु करूंगा 165 आएगा, 180 में से 165 घटेगा तो कौन जो आएगा हमारा, वो आएगा 15 डिग्री का। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखेंगे, 30h माइनस 11/2m। इससे एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, अगर कभी भी आपको टाइम दिया गया है, जैसे 6:30 दिया गया है यहाँ पर 6:30, अगर टाइम का रेशो 6 × 6 और 6×5 हो, 6×5 होता है, अगर कभी भी टाइम का रेशो 1:5 है, ध्यान से समझेंगे, आवर्स को अगर आप काटेंगे 6 × 6 6×5, तो इनके टाइम का रेशो हमें 1:5 दिखता है। तो जब भी टाइम का रेशो 1:5 दिखेगा तो जो एंगल बनेगा वो मिनट्स का आधा बन जाएगा। मिनट्स का आधा मतलब अगर हमारे पास 30 मिनट थी तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 30 का आधा हो जाएगा। ये सिर्फ 1:5 में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसने कहा कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज अगर है तो हम समकोण त्रिभुज बना देंगे बिना किसी दिक्कत के। हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया यहाँ पर, और हमें इस बात की कतई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा जिसमें कोण बी पर समकोण है, मैंने इसको बी ले लिया, अगर ये बी ले लिया तो मैंने ये ए ले लिया, और ये कितना ले लिया, ये मैंने ले लिया सी। ठीक है, हमने ले लिया त्रिभुज ए बी और सी। इसने कहा कि कोण ए 60 डिग्री है, अगर ये तो भाई पहले से 90 डिग्री है कि नहीं है, ये तो पहले से 90 क्योंकि समकोण है ये। इसने कहा कि ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि हम अगर इस वाले एंगल को लेते हैं तो इस वाले एंगल के लिए अब ये वाला काम करेगा बेस का, और ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, और ये होगी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ठीक है, अगर इसने ये एंगल 60 दिया है और इसने कहा कि ए बी जो है वो 20 है, तो ए बी का मतलब ये वाली जो साइड है ये कितनी है, ये 20 है। तो इस बात को तो आप छोड़ दो, अभी ये 20 हो या 40 हो 50 हो, लेकिन हमें पता है कि अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो इस एंगल के बाद आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर साइन 60 अगर मैं लूंगा तो साइन 60 बराबर होता है √3/2, √3/2।
और साइन थीटा आपको ये भी पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि इसकी वैल्यू मैं कितना लूंगा, √3 लूंगा, और इसकी वैल्यू कितने लूंगा, इसकी वैल्यू 2 लूंगा मैं यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर 3 और एक जुड़ करके ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी फिट बैठ गई है। आगे क्या पूछा इसने, बस आंसर हो चुका है। इसने कहा कि दो भुजाएं हैं बी सी, बी और सी का रेशो यानी कि √3, और ए सी का मतलब है ए सी ये वाली, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा √3 और 2 का अनुपात, √3 और 2 का अनुपात, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहां से आप कहेंगे 20 से कोई मतलब नहीं है, 20 से मतलब है लेकिन वो कट जाएगा क्योंकि हमें रेशो लेना है। इसकी वैल्यू अगर हमें 20 दी है, एक की वैल्यू 20 है, तो ये हो जाएगा 20√3, और ये हो जाएगा 20 गुणा 2 यानी कि 40। तो जब आप इसका रेशो निकालेंगे, तो ये होगा 20√3। ठीक है, तो ये कितना होगा 20√3, और ये 20 गुणा 2 40, तो कट के 20 से फिर वही आएगा, तो 20 से काटूंगा √3 और 20 से काट दूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरी वाली वैल्यू से ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखते हैं, आसान सा लग रहा है। √3 इंटू टेन थीटा, ये इक्वल है 3 साइन थीटा के। तो इसने कहा हमें क्या वैल्यू बतानी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये मैंने लिख दिया अपॉन में कोस थीटा, इक्वल टू 3 इंटू साइन थीटा। अब आप यहां से देखेंगे, जब मैं इस वाली वैल्यू को इधर लेके आऊंगा तो साइन थीटा नीचे जाएगा, कोस थीटा ऊपर जाएगा, है कि नहीं। जब इक्वल के निशान के इधर आते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा होके आता है, साइन थीटा नीचे कोस थीटा ऊपर, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा चला जाएगा इधर, यानी कि √3 इक्वल टू है 3 इंटू कोस थीटा के, कोस थीटा के। 3 को इधर भेजूंगा तो 3 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, √3 ऊपर था, और जब ये 3 नीचे जाएगा तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, √3 इंटू √3 बराबर है कोस थीटा के। √3 से √3 कट गया, तो कोस थीटा इक्वल टू आ गया है 1/√3 के, ये कोस थीटा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे, और यहाँ पर एक बना देंगे हम ट्रायंगल। अगर मैं इस थीटा की बात करता हूं तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये √3 है, क्योंकि कोस थीटा कितना है 1/√3, तो 1/√3। इसका स्क्वायर करूंगा 3 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, तो ये हमें √2 लेना पड़ेगा, ये आप पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। अब इसने पूछा हमसे, क्या पूछा है भाई, कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बता दीजिए। ठीक है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसके अपॉन में √2/√3 का स्क्वायर करूंगा तो 2/3 आएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि इसके अपॉन करूंगा तो 1/3 आएगा, स्क्वायर करने पे √3 जो है वो हट जाएगा, नीचे 3 है तो 3 ही रहेगा, 2 में से 1 घट के 1 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी। बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ी है, बट इतना बड़ी लिखना नहीं है आपको, आपको जब चीजें समझ में आती है तो आप जितना शॉर्ट करना चाहें क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 12। अब आप इसको कैसे करेंगे, इसने कहा कि यदि p जो है वो 99 है तो p ब्रैकेट में p² प्लस 3p प्लस 3 कितना होगा। पहली तो बात है कि इसमें आप p की वैल्यू अगर लिखेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक आपकी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक, अगर इसने अंदर में मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे p में p² की मल्टीप्लाई p³ प्लस, फिर p में इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 3p², फिर प्लस p की इसमें मल्टीप्लाई तो 3p, है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू हमारी यहां पर आई है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, जो ब्रैकेट के अंदर है ये होती है p+1 और इसका होल क्यूब, p+1 का होल क्यूब होता है p³ + 1³ प्लस 3p एंड p+1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, लेकिन -1 भी तो बताना है अभी, ये वाला वैल्यू इसमें से मैंने हटा दिया। तो p+1 की वैल्यू निकालूंगा, p की वैल्यू है 91, 99 में एक जोड़ूंगा 100, तो आंसर होगा 100 का क्यूब -1। 100 का क्यूब कितना होता है, 100 का ये, और एक बार और -1,
तो अब आप कहेंगे इसमें से जब एक घटाएंगे तो सारे 999 आएंगे कितनी बार, 6 बार। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। p+1 का होल क्यूब जो होता है, मैं लिख के बता दूं फिर से आपको, पहले मैं आपको a+b का बता देता हूं। a+b का होल क्यूब जो होता है वो कितना होता है, ये होता है कि पहले a का क्यूब प्लस फिर b का क्यूब प्लस 3a और b दोनों की मल्टीप्लाई और फिर a+b, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसको फिर से लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिखी है वैल्यू p+1 का क्यूब, तो हम कहेंगे पहले वन का क्यूब यानी कि p का क्यूब प्लस फिर दूसरे वाले का क्यूब, एक का क्यूब एक ही होता है, प्लस 3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई p×1 p ही होगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा फिर से p+1। तो अब इसको लिखा मैंने p³ +1 प्लस 3p में p की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3p² आएगा, प्लस 3p में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3p आएगा, और यही वैल्यू हमारी आगे पीछे करके यहां पर बन गई थी। ठीक है। तो फॉर्मूला आपको अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा, एक बार जोड़ के एक बार घटा करके। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? क्या आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज तब भी कमेंट करना और इसको शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों में। ठीक है। चलते चलते एक बार फिर से बता देता हूँ, बैंकिंग का बैच शुरू हो चुका है, फाउंडेशन टू एडवांस लेवल। किसी को भी अगर बैंकिंग बैच में एडमिशन लेना है तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9816064475। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप क्लास में बैठ के देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बाद में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।